हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण काल तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है नव पाषाण काल। और हम एग्जाम के दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे लोक सेवा ले, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी ले, किसी भी स्टेट का एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उन चीज़ों परिवर्तनों को हम लोग देख चुके हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि नव पाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे अस्थायी निवास आया, कैसे कृषि में आया, कैसे पशुपालन में, तीन सब चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसका है जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, और मैं आपको प्लेसेस जो हैं, जैसे मेहरगढ़ हो गया, चौपानी मांडो हो गया, इन सबों को मैं मैप के थ्रू अपना करवा दूंगा। कम से कम इसमें मिल जाएंगे 30 से 32 प्लेस। ठीक है, तो आइए तो हम लोग शुरू करते हैं नव पाषाण काल। शुरू करते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, अब इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो इसमें इनका जनक कौन हो जाता है। अगर आप लोग हमारी पहली वीडियो देखे होंगे पूरा पाषाण काल वाली, तो हम लोग उसमें देखेंगे पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया था। किसने बांटा था? तो थे जान लुबाक। तो इनके जनक कौन हो जाएंगे? अगर जनक देख लिया जाए तो हो जाएंगे जान लुबाक। ठीक है दोस्तों, तो जनक पूछ लिया तो हो जाएगा आपका जान लुबाक, क्योंकि इन्होंने ही पाषाण काल को 2 पार्ट में बांटा था। अब इसका हम लोग थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड से आप लोगों को याद हो गया होगा जो मैं बताया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसका टाइम पीरियड जाता है 8000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। तो आपका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा कहाँ से कहाँ तक? 8000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि जैसे अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, कृषि के साक्ष्य मिले थे, और आपका होगा कि अस्थायी निवास के साक्ष्य मिले थे। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो वो पुख्ता हो जाता है, प्रमाण मिलने लगते हैं, पुख्ता प्रमाण मिलने लगते हैं। तो इसमें और एक इसमें और इसी वजह से, इन परिवर्तनों की वजह से इसमें एक नई अवधारणा उत्पन्न होती है कि हम नव पाषाण काल को क्रांति का काल कह सकते हैं कि नहीं। तो इसका एक और नाम मान लिया जाता है। क्या हो गया आपका? क्रांति का काल। तो अब इसमें देखें क्रांति का काल कैसे। तो सबसे पहले इसमें कि क्रांति का काल किसने कहा, तो पूछ देता है कि नव पाषाण काल को क्रांति का काल किसने कहा। तो इसमें एक विद्वान है, क्या नाम उनका? गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने ही कहा कि नव पाषाण काल को हम क्रांति का काल कह सकते हैं। अगर देखा जाए कि क्रांति का काल क्यों कह सकते हैं, इसमें 2 अवधारणा। एक पक्ष कहता है कि इसको हम क्रांति का काल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रांति मतलब कि द्रुत परिवर्तन। क्रांति का अर्थ होता है, अगर क्रांति का अर्थ हम लोग देख लिया जाए तो इसका होता है तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन या द्रुत परिवर्तन, या द्रुत परिवर्तन। इससे क्या आशय निकलता है कि अगर नव पाषाण काल को क्रांति का काल हम लोग कहेंगे तो इस काल के अंदर एकाएक परिवर्तन आया हुआ। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ये क्रांति का काल नहीं था, क्योंकि ये परिवर्तन मध्यकाल से ही शुरू हो गए थे। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा है, जैसे मेहरगढ़ से आपका कृषि का साक्ष्य मिल जाता है, आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिल जाता है, कोल्लिहवा से चावल का साक्ष्य मिल जाता है। तो इन सब बेसिस के आधार पर कहते हैं कि इसको क्रांति का काल नहीं कहा जा सकता है। और ये मान्यता प्रचलित है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो लोग इसी आधार को लेकर चलते हैं कि इसको क्रांति का काल न कहा जाए। लेकिन गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार इसको क्रांति का काल कहा जा सकता है। तब इसको भी देख रहे क्यों कहा जा सकता है।
उनका मानना है कि जो परिवर्तन 30 से 40 हजार वर्षों में नहीं हुआ, वो परिवर्तन 2 से 3 हजारों में हो गया। तो ये एक क्रमिक परिवर्तन था, लेकिन मतलब कि अगर देखा जाए तो 30 से 40 वर्षों में जो परिवर्तन नहीं हुआ वो 2000 से 3000 वर्षों में हो गया। तो इसलिए इसको क्रांति का काल कहा जा सकता है। तो आइए फिर हम इसको कुछ विशेषताओं को देखते हुए चलते हैं। और उनके विशेषताओं सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि हम मध्य पाषाण काल तक लेकर जब आए तो उसमें हम लोग देखें कि ये जो मध्य पाषाण तक हम कहते हैं मानव कैसा था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। तब इसके आगे चला जाता है, अवधारणा आती है, क्या नई अवधारणा की, मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक। अब क्या हुआ कि मानव कृषि करने लगा, पशु पालने लगा, तो अब शिकार और खाद्य संग्रह जो जंगलों से ढूंढ के लाते थे, इकट्ठा करते थे कंद मूल वगैरह, तो उसके स्थान पर वे की खेती करना प्रारंभ कर दिए। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इस बेस पर अब हम लोग चलते हैं कि मानव यहाँ से कृषि प्रारंभ कर दिया, पशुपालन प्रारंभ कर दिया। जब कृषि हुआ तब कृषि उत्पाद को ही हम लोग लेके चलते हैं। तब देख लेते हैं कृषि उत्पाद के आने से क्या क्या परिवर्तन हुआ। कृषि उत्पाद, ठीक। अब इसमें देखते हैं, जब कृषि उत्पादन मान लीजिए बढ़ा, कृषि उत्पादन कर देते हैं, कृषि उत्पादन, अगर कृषि उत्पादन बढ़ा तो लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन आया। आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में तो आपको प्लेस मिलता है, सराय नहर हो गया, महादाह हो गया, वहां से अस्थायी निवास के बाद यहाँ से मतलब कि पहला आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट क्या कि यहाँ पर अस्थायी निवास। क्या होगा, अस्थायी रूप से लोग निवास करने लगे। अब देखिए, अगर मान लिया का अस्थायी रूप से निवास करने लगे तब उससे क्या होगा, तो एक लोगों का घर बना, 2 लोगों का बना, 3 लोगों का बना, तो यहाँ से आपका क्या होता है कि गांव का निर्माण होता है, यहाँ से गांव का विकास होता है, गांव का विकास होता है। अब इसको समझ लेते हैं, गांव किसे कहेंगे। अब मान लीजिए कोई एक एरिया है, तो यहाँ पर एक घर यहाँ बस गया, एक घर यहाँ बस गया, एक घर यहाँ बस गया, ऐसे घर बसते चले गए। तो मान लीजिए कि किसी गांव को हम कहेंगे जैसे 20 से 30 से 40 50 जितना भी है गांव अगर मिल के बन जाते हैं एक एरिया में, तो उसको एक गांव घोषित कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग होंगे, किसी के गांव में 10 घर होगा, किसी के गांव में 50 घर होगा। तो इन सभी मकानों को मिला के लोग यहाँ पर रहने लगे, मकान बनने लगे, तो एक गांव की संख्या सामने आई। यहाँ से पूछता कि गांव का विकास किस काल में हुआ, तो क्या कहेंगे, नव पाषाण काल में गांव का विकास होगा। अब मान कि गांव में लोग हैं तो आपस में बोलेंगे भी, बात भी करेंगे, लोगों के प्रति आपसी भावना बढ़ेगी, तो यहाँ से सामुदायिक भावना का विकास होता है लोगों के अंदर। क्या होता है, सामुदायिक भावना का, भावना या सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, विकास को प्रोत्साहन। तो लोगों के अंदर में क्या हुआ कि सामाजिक भावना विकसित होने लगी, एक दूसरे को समझने लगे, थोड़ा बातचीत करने लगे। अब देखिए गांव में ही है, अगर हम हैं या हमसे कोई मिला, पहले उससे हम बात किए, तो बात किए तो पहले इंसानों से भाई चलो ठीक है, इंसान अब बात कर लेते हैं। और जब बात करने लगे तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, तो फिर मित्रता हो जाती है। अब मित्रता होने लगी तो मित्रता के बाद फिर खान पीन शुरू हो जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलेगा। तो अब यहाँ फिर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से सामुदायिक खान पान और दावत का विकास हुआ। तो इसमें क्या देखेंगे, सामुदायिक खान पान, दावत,
रहन सहन का विकास। ठीक, तो इससे क्या निकल के आता है कि जहाँ पर 4 लोग रहेंगे तो आपस में बोलचाल होगा, खान पीना अपना चलेगा, या कोई प्रोग्राम हो गया, किसी का शादी विवाह हो गया तो लोग इकट्ठा होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बिता लोगों के एक दूसरे के कार्यक्रम में या उत्सव में लोग भाग लेने लगे। तो अब यहाँ से फिर अब जब लोग मिलजुल के रहे, किसी भी गांव देखिए, आपने फ्रेंड सर्कल को ही ले लीजिए कि 4 लोगों की दोस्ती है, तो जरूरी नहीं कि चारों का विचार एक ही समान हो। और यहाँ तो कृषि उत्पाद से संबंध हम जोड़ के बता रहे हैं, तो यहाँ पर किसी के पास ज्यादा उत्पादन था, किसी के पास कम था, तो एक नहीं होता कि दोस्तों में देखिए कि कोई कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो जलन की भावना थोड़ा सा आने लगती है, तो मन मुटाव होने लगता है, तो आपसी झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं। तो फिर यही काम आप देखेंगे प्राचीन काल में भी ऐसे ही शुरुआत थी। तो इसमें जब उत्पादन किसी को कम, कि कोई अमीर हो गया कोई गरीब हो गया, तो इसमें फिर आपसी मतलब कि जो विद्रोह जो हो जाता है, तो उसकी भावना का विकास हो जाता है। तो आपसी टकराव का भी इसमें, आपसी टकराव या आपसी विभाजन को ही प्रोत्साहन मिला। तो इसको देखते हैं, बोर्ड नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम इसी को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं लाके। ये सब देखिए एक सीक्वेंस में चल रहा, आप वैसे रटने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसको समझ लेंगे एक बार तो ये कभी भूलेगा नहीं। तब अब इसके बाद आपको हम लोग यहाँ यहीं से खींच लेते हैं, तो इसके आगे वाली प्रक्रिया क्या हुई, सामुदायिक विद्रोह नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे सामुदायिक विभाजन। सामुदायिक विभाजन की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक, जब सामुदायिक भावना उत्पन्न होगा, लोगों का झगड़ा, तब इसको सुलझाने के लिए कोई चाहिए, बड़ा बुजुर्ग। अब गांव में या घर में क्या होता है कि 4 लोग आपस में झगड़ा कर दिए, तो एक हम उम्र के लोग तो उसको समझाएंगे नहीं, तो समझेगा आपको ही पीटने लगेगा पकड़ के। है, होता नहीं है कि भाई 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो आप बीच बिचौगल करने गए, तो उसको छोड़ के आप ही को सब कूट दिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर कि बुजुर्गों के यानी कि मुखिया तंत्र का यहीं से विकास हो जाता है। आपका क्या हो जाएगा, मुखिया तंत्र का विकास। ये तो मतलब कि आदमी किस तरह, उनका मतलब सामाजिक परिवर्तन के में भी इसको ये सब आ जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन में जो आपको हम आगे बताएंगे, तो यहाँ पर आप समझे, उसको हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब रिपीट होगा सामाजिक परिवर्तन में। तो कृषि उत्पादन के इफेक्ट हो रहे हैं, कृषि उत्पाद आया, कृषि उत्पादन बढ़ा, अधिशेष हुआ। अब देखिए तब इसके आगे फिर क्या हो जाएगा, तो इसको हम इधर ले लेते हैं, इसी से इसके आगे यहाँ तक। तो जब कृषि उत्पादन मान लीजिए बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो फिर यहाँ से व्यापार आपका जाता है। तो व्यापार में क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, व्यापार में ये हो जाएगा, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, तो यहाँ से व्यापार का भी संकेत मिलता है। तो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। तो यहाँ से मतलब क्या, कोई व्यापार होने लगा, वस्तु ज्यादा होने लगे तो व्यापार होने लगा। ठीक ना, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको फिर अगर लिखना हो तो हम लिख देंगे बाद में कहीं अभी साइड में। तो अब कृषि उत्पादन से और क्या परिवर्तन आया ये देखते हैं। अगर मान लिया कि आपके पास उत्पादन हो रहा है, अनाज हो रहा है, तो उसको रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मृद भांडों का विकास हुआ, अनाजों को रखने के लिए
अनाजों को रखने के लिए मृदभांड का विकास। ठीक, और यहीं से आपका क्या निकल के आता है, धान्य कोठार। मृदभांड हो गया या धान्य कोठार, इसी को फिर कहा जाने लगा चल के धान्य कोठार। ठीक, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, अब पशुपालन, कृषि का उत्पादन बढ़ाते हैं, पशुपालन पर कैसा प्रभाव डालेगा, तो इसको हम लोग लेके आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं, तो पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा, कैसे भी बता रहा हूं। पशुपालन को प्रोत्साहन, ठीक, तो पशुपालन के प्रोत्साहन से मतलब कि जब अनाज हो रहा है, धान हो रहा है, गेहूं हो रहा है, तो इससे जो पुआल निकल गया, भूसा निकल गया, तो इससे पशुओं के अतिरिक्त चारे की व्यवस्था भी होने लगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतिरिक्त चारे की व्यवस्था, अतिरिक्त चारों की व्यवस्था। तो ये तो हमारा था मोटा मोटा परिप्रेक्ष्य था कि मानव शिकार और खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक की तरफ बढ़ा, तो क्या क्या प्रभाव हुए हैं उससे। तो इसको अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि इसमें मतलब कि मेजर विशेषता क्या थी, हथियार कैसे, औजार किस तरफ से बने, पशुपालन का भाई विकास हुआ तो कैसे हुआ, कृषि किस तरह आगे बढ़ी, ठीक, और गांव का तो बता ही दिए, अस्थायी निवास से गांव का विकास हो, यही सब है इसकी विशेषता में। तो इसको मैं एक बार लिख दूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो एक आपको यहीं पर कोटेशन है किनका, रोमिला थापर का है, जिन्होंने कहा कि जो कृषि का विकास हुआ तो उसके पीछे सबसे मुख्य मतलब की भूमिका उसमें कृषि के विकास में किसकी थी। तो यहीं पर आप लोग थोड़ा जानकारी के लिए लिख लीजिएगा, कभी वैसे पूछेगा नहीं, ये मेन सोर्स का टॉपिक है, लेकिन आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा तो आसान रहेगा। इतिहासकार हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर कहते हैं कि खेती का आविष्कार किसने किया। तो प्रश्न उठता है, खेती का आविष्कार, तो खेती का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो इन्होंने मतलब कि साफ शब्दों में बताया कि इन्होंने रिसर्च करके, इतिहासकार हैं, तो इन्होंने कहा खेती का आविष्कार में मुख्य भूमिका महिलाओं की है, खेती का आविष्कार महिलाओं द्वारा किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिलाओं द्वारा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि खेती का आविष्कार किसने किया, महिलाओं द्वारा किया गया। और इसमें अब इस बात से भी इन्हीं का एक और विचार है यहाँ पर, जब खेती के कार्य में महिला जुड़ी थी तो उनकी इस समय इस काल में स्थिति बढ़िया थी। तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, महिलाओं की स्थिति बेहतर। इस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बेहतर थी, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ जानकारी के लिए। तो इसकी कुछ विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। क्या हो गया, विशेषताएं मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर अभी परिवर्तन जब कराएंगे कि राय उनके आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक क्षेत्र में कैसा परिवर्तन आया, तो आप लोगों को मतलब कि अब तो फिर पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल को आप लोग एक सीक्वेंस में लिंक कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा होता है मानव जो हो गया, मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह से पशुपालन एवं
पशुपालन एवं कृषि की ओर अग्रसर। कृषि की ओर अग्रसर होगा। अब यहाँ पर क्या जाता है कि मानव जो है कि शिकार और खाद्य संग्रह करने से, तो मैं बता ही चुका हूँ, तब भूमिका आप लोग पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस काल में मानव, पशु एवं भूमि के बीच संबंध बन गया। अब आप लोग सोच लीजिए कैसा संबंध। तो मान लीजिए यहाँ पे मानव हो गया, आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये हो गया आपका मानव, यहाँ पर हो गया पशु, ये हो गई आपकी भूमि। ठीक, तो अब मानव जो है पहले तो एक पशु जो थे जंगलों में रहते थे, और ये जो भूमि थी तो मान लीजिए कृषि योग्य भूमि नहीं, कृषि नहीं होती थी इस भूमि पे। ठीक, तो अब मानव क्या किया कि जो जंगली पशुएं थे इनको पकड़कर अपने आसपास, मतलब कि खाली जगह में अपने यहाँ पशुपालन करने लगा। तो इनको जंगलों से पकड़ कर लाके घरों पर बांधने लगा। तो घरों पर बांधने से सेंस क्या हुआ कि इनके जो अब यहाँ पर एक नया वातावरण, इनको पुराने वातावरण से निकाल के, ऐसे में पॉइंट आ जाता है कि पशुओं को पुराने वातावरण से, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पशुओं को पुराने वातावरण से निकाल के उनको नया वातावरण प्रदान किया गया और उनका कृत्रिम रूप से प्रजनन कराया जाने लगा। तो अब आप लोग कहेंगे कृत्रिम रूप से कैसे प्रजनन? तो पहले पशु जंगलों में रहता तो वहीं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती थी। अब मनुष्य इन पशुओं को बांध कर उनका प्रजनन करवाता था। ठीक, और भूमि पहले मतलब कि अनाज में से जैसे लमेरा धान हो गया या गेहूं हो गया, मान लीजिए कि कोई जंगली अनाज है, फरा आपस में झड़ गया जमीन पर, फिर नमी पाया, मौसम पाया, अपना उग गया। लेकिन अब यहाँ पर मनुष्य क्या करने लगा कि गेहूं या धान की बुआई के द्वारा अनाज का उत्पादन करने लगा। ठीक है, परिवर्तन आप लोग देख लिए। तब इसमें आगे चलते हैं, एक और इसमें लिख लेते हैं। इसमें जाता आपका स्थायी निवास। मानव का अस्थायी निवास। अब अस्थायी निवास और गांवों का अस्तित्व। गांवों का अस्तित्व तो तब ये तो मानव का स्थायी निवास हुआ, गांव का विकास हुआ, तो उनके बीच सामुदायिक भावना का भी विकास हुआ। एक यहाँ तक है। और अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें आ जाता है क्या? तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी एवं जलवायु परिवर्तन। तो इससे क्या होगा? तो क्योंकि अब यहाँ पर वायु शुष्क होने लगी, तापमान बढ़ने लगा, तो यहाँ से जो पत्थर थे तो पत्थरों के मतलब कि आकार में भी या उनकी क्वालिटी में भी परिवर्तन आने लगा। तब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उपकरण कैसे मिलेंगे? जब ये शुष्क होने लगी, परिवर्तन होने, तापमान बढ़ने लगा, तब मध्य पाषाण काल तक हम लोग देखते थे क्रोट पत्थर था, पत्थर से पत्थर पर पटक के हथियार बनाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे पत्थर को पत्थर से घिसकर बनाया जाने लगा, यानी कि धारदार और नुकीला। जब पत्थर ले लेंगे, दो पत्थर आपस में रगड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उनमें धार उत्पन्न होने लगेगी। तो यहाँ से अब देख लेते, यहाँ से क्या मिला? पॉलिशदार उपकरण आए, पॉलिशदार उपकरण, पॉलिशदार उपकरण। और इन उपकरणों को मतलब कैसे बनाया था? एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ से धारवार। और इसमें देख लेते क्या आ जाएगा आपका? तो खंती और फावड़ा, फरुहा, जो अपने आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, ये सब स्थानों पर फरुहा कहा जाता है। फावड़ा को क्या कहते हैं लोग? फरुहा कहते हैं। खंती को कुदाल कहते हैं। तो इन सब का विकास हुआ।
अब जैसे मिट्टी को, खेत को कोड़ कर अनाज को बोने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, लेकिन फिर भी इधर प्रायद्वीपीय भाग में जब महाराष्ट्र में काली मिट्टी को कोड़ना ये भी मुश्किल था, तो इसलिए महाराष्ट्र वाले खेत में खेती का आपको कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक, ये तो आपका यहाँ तक मोटा मोटा हो गया। अब हम लोग इसके परिवर्तनों को देख लेते हैं, आर्थिक देख लेते हैं, सामाजिक देख लेते हैं और सांख्यिक देख लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जिससे कि अब फिर उसमें आप लोग देख लें उनके समाज में कैसा परिवर्तन। मेन इंपॉर्टेंट यही आपका है नवपाषाण काल, और पुराने परिवर्तनों को आप लोग जोड़ के यहाँ पर देख लेंगे। तो ये तो हम लोग देख लेते हैं इस काल में, नवपाषाण काल में आपका आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन में अब मेन तो ही आपको जाता है कि यहाँ पर मतलब कि जो मनुष्य है खाद्य उत्पादक बन गया। पहले तो बात एक ही बार बातें आप लोगों को रिपीट हो रही, मानव शिकारी से खाद्य उत्पादक, ठीक ना। तो इसमें वही लिख लेते हैं, क्या हो गया, मानव शिकारी से खाद्य उत्पादक। आप इसमें देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, आप देख लेते पशुपालन। पशुपालन से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अब पशुपालन करने से उनका शिकार करने का अवसर कम हो गया, अब पशुओं को लोग पालने लगे और उन्हीं का अपना जो भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। अब पशुओं का आप लोग बता दीजिए पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है। मैं लिख देता हूं, अगर भूल गए होंगे आप लोग देख लीजिए, बागौर और आजमगढ़। बागौर कहाँ है, राजस्थान में, और ये आजमगढ़ कहाँ होगा आपका, एमपी में। ठीक, तो पशुपालन। अब कृषि वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, कृषि, कृषि का विकास। अब कृषि के विकास में हम लोग देखेंगे, कृषि के विकास में उसमें 4 क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कहा जाता है कि अभी विद्वान इसमें मतभेद है, कृषि मतलब कि कहाँ से प्रारंभ हुई। अब विद्वानों का अपना अलग अलग मानना है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के मतलब 4 क्षेत्र को चिन्हित किया गया है कृषि के लिए, कि उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर कृषि 4 क्षेत्रों में होती थी। गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान हो गया और खजूर हो गया। 3 सबको होता है, 4 क्षेत्रों में किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 4 क्षेत्र कौन थे। पश्चिमी एशिया आप लोग जानते हैं, तो एक तो आपको हो जाता है पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया, तो यहीं पर एक स्थान हो जाता है। क्या नाम था क्षेत्र का, नाम कहते हैं उसको गोल्डन क्रेसेंट। क्या कहते हैं, पश्चिमी एशिया में कौन सा स्थान था, गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट मतलब कहाँ, किन क्षेत्रों में पाया जाएगा, एक क्षेत्र था गोल्डन, और इसमें कौन कौन से देश इसमें थे, किन किन देशों का एरिया था। तो एक आप लोग देखते हैं फिलिस्तीन, आप लोग जान ही रहे हैं कहाँ पर है, इजराइल के साथ विवाद में हमेशा आप लोग पेपरों में पढ़े होंगे। तो फिलिस्तीन और सीरिया आपका, और अब तो फेमस ही है सीरिया। तो गोल्डन क्रेसेंट वाला क्षेत्र आपका कहाँ पर मिल जाता है, फिलिस्तीन और सीरिया में। अब विद्वान कहते हैं मतलब कि यहाँ से, पहले आपको लिख देते हैं एक बार, फिर समझा देते हैं। दूसरा आपका क्या जाता है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर जाएगा पता आप लोगों को, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहीं से आपका प्लेस किया जाता है निकल के मेहरगढ़। ठीक, अब तीसरा आपका उत्तर प्रदेश वाला आ जाता है, कौन सा, बेलन घाटी। पता आप लोग ना बेलन घाटी में पढ़ाए थे कि नहीं, कहेंगे बेलन घाटी का आपको पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण, नवपाषाण काल तक इसका उपयोग रहेगा। बेलन घाटी और भीमबेटका 2 ऐसे प्लेस हैं
जो तीनों कालों में मिलेंगे, ये लोग हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेलन घाटी में क्या हो जाता है, अब यहाँ पर मिल जाएगा कोल्डिहवा, थोड़ा गलत हो रहा है, एक मिनट, कोल्डिहवा कौन सा प्लेस है, कोल्डिहवा। और उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में कहाँ पर, थाईलैंड। थाईलैंड। अब इसको समझ लेते हैं, ये 4 क्षेत्र थे जो नव पाषाण काल में जहाँ से कृषि के साक्ष्य पाए गए। कुछ विद्वान कहते हैं कि मतलब कि गेहूं जो था, गेहूं का सबसे पहले साक्ष्य यहाँ पे है कि कृषि मध्य एशिया में शुरू हुई। तब विद्वानों का मानना है कि अगर मध्य एशिया में इस काल में शुरू होती है तो 1000 या 2000 वर्ष में कृषि कैसे स्थानांतरित हो गई, मतलब कि यहाँ बलूचिस्तान यानी उत्तर अपने भारत वाले क्षेत्र में, उसमें तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा था नहीं, तो ये सब भारत का ही क्षेत्र था। तो यहाँ से मतलब इतना जल्दी से स्थानांतरण कैसे हो जाता है, तो ये के मतलब कि विवाद का विषय बना हुआ है। तो फिर मतलब कि कहा जाता है कि ठीक है, तो जो ये लोग तर्क देते हैं तो मतलब कि एक पचने लायक नहीं है, उसको ऐसे नहीं होता है कि पूरा खा लिए, इतना खा लिए कि पचाया नहीं जा रहा है। तो लोग इतना यहाँ बोलने लगे पश्चिमी एशिया को लेकर कि कृषि यहाँ से शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो लेकिन बहुत से विद्वानों को ये बात पची नहीं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतना जल्दी कृषि का स्थानांतरण इन क्षेत्रों में आके कैसे इतना जल्दी पहुंच सकती कृषि। ठीक, अब जो मेन आपका हो जाता है ये मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में आप लोग देख लें बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान का क्षेत्र इसमें बलूचिस्तान हो जाता है। तब यहाँ से क्या क्या मिला, सबसे पहले जौ, गेहूं, खजूर हो गया, अब अंगूर भी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन सा अनाज खोजा गया, तो इसमें हो जाता आपका जौ। कहाँ से पाया गया, मेहरगढ़। अब तो ये आपका लहुरा देव आ गया है। अगर लहुरा देव ऑप्शन हो जाता तो आपको उत्तर प्रदेश में लहुरा देव को ही मानना पड़ेगा ऑप्शन में, कि अगर दोनों में आ गया तब मेहरगढ़ और लहुरा देव आ गया तो आपको उत्तर में लहुरा देव ही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर लहुरा देव नहीं तो आपका उत्तर मेहरगढ़ सही हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि क्या और यहाँ पर क्या पाया गया। तो पशुपालन में क्या पाया गया, तो यहाँ पर भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भेड़ बकरी का पालन किस स्थान पर पाया गया, तब लोगों को उत्तर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ में। और मवेशी पशु, मवेशी पशु का भी मतलब है कि मवेशी पशुओं का साक्ष्य कहाँ पाया गया, तो मेहरगढ़ में। और मवेशी पशु में क्या था, तो यहाँ पर भैंस हो जाता है। तो मवेशी पशु में, मवेशी पशु में क्या कि पालतू भैंस। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये चीज तो है, लेकिन हम आगे जब देखेंगे इसको तो इसको मैं मैप के थ्रू करूंगा तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा मजा से सेंस क्या, मतलब आपको स्थान, प्लेस, जिला, सब देश कहाँ पर, बलूचिस्तान क्षेत्र में काफी क्षेत्र है, 7-8 क्षेत्र है पाकिस्तान वाले में। तो ये सब मैं मैप के थ्रू करूँगा। जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल को जो आप लोग देख रहे हैं तो उसको लेकर तो मैप के थ्रू आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कोल्डिहवा में पूछ लिया, कोल्डिहवा से किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो यहाँ से चावल का साक्ष्य। ठीक, एक तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो इसका ले लीजिए, नहीं फिर मिटाता हूँ। ठीक, चलिए आइए अब देखते हैं और इसमें क्या परिवर्तन आपको आता है। अब जैसे मृदभांड हो गया, मृदभांड हम मध्य पाषाण काल में कहाँ बताए थे, याद है आप लोगों को, हस्त निर्मित मृदभांड सबसे पहले कहाँ पाए गए, क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। तब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा हो जाता है मृदभांडों का निर्माण। सोचिए आप लोग क्या जाएगा, मृदभांडों का निर्माण।
चौपानी मांडव आप लोगों को याद है? तो चौपानी मांडव से आप लोगों को हस्त निर्मित मृदभांड पाए गए हैं। तो इस काल में कितने प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक मिट्टी के और यहाँ पर फिर एक चाक निर्मित। तब पूछेगा, यही वाला क्वेश्चन आता है, या तो पूछो मृदभांड का निर्माण, मृदभांड के साक्ष्य कहाँ पाए गए थे? मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन बनता है जब, तो मृदभांड के साक्ष्य कहाँ पाए गए? तो ये सीधा हो जाता है आपका चौपानी मांडव से मृदभांड के हस्त निर्मित मृदभांडों के साक्ष्य पाए जाए थे। मृदभांड जिसमें देते कहाँ से? चौपानी मांडव। ठीक, तब पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि चाक निर्मित मृदभांड कहाँ से पाए गए? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में और चौपानी मांडव वाले क्षेत्र से। ठीक, तो इसमें अब हम लोग और देख लेते हैं, व्यापार का विकास हो गया, व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ये सब मैं बता चुका हूँ, पॉइंट है उसको लिख देते हैं। और क्या हो गया? पॉलिशदार हथियार, जो कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल को कौन कौन से हथियार थे यहाँ पर? खंती एवं फावड़ा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा आप लोगों को? तो हमारा आर्थिक जीवन के क्षेत्र में जो बदलाव हुए, और आर्थिक जीवन में मतलब कि अब महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो कृषि का आविष्कार की, ऐसा तो बता ही दिए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या, हम देख रहे हैं कि सामाजिक जीवन इनका कैसा था। ठीक, तो ये सामाजिक जीवन हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक जीवन वही सब आपका रहन सहन सब आ जाता है। तो मैं करवा दिया हूँ, लेकिन मोटा मोटा फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ। सामाजिक जीवन, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर मारिएगा, और जो नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है ना, उसको आप लोग दबाते रहिएगा। बार बार नहीं दबाना है, एक ही बार दबाना है। ठीक ना, जिससे मेरी अगली वीडियो आए तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो सामाजिक जीवन देख लेंगे। पहले क्या सबसे बड़ा होगा कि अस्थायी निवास। मध्य पाषाण काल में आपको तो अस्थायी निवास का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? अभी मैं इस वीडियो के शुरू में भी बताया था। तो अस्थायी निवास का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? सराय नाहर राय और महादहा से। क्या क्या मिले हैं? गर्तावास मिले हैं। सराय नाहर से क्या मिला? सराय नाहर राय से 41 मानव कंकाल, और 1 मानव कंकाल में रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ, एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक, याद है आप लोगों को? महादहा से क्या मिला है? कंठाहार, मृग के सींग का, 12 सिंगा मृग के सींग का, गले में पहने जाने वाला। यहाँ से भी अस्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं। 8 गर्तावाट, 8 चूल्हे, ये सब आप लोग बता चुका हूँ। आप लोग पिछली वीडियो जो नए हैं, तो अगर समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो में जाके बहुत अच्छे से मैप के थ्रू भी और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया है। अब अस्थायी निवास हो गया, तब यहाँ से वही पुराना मॉडल है आपका, अस्थायी गांव का विकास हुआ। यहीं पर हम रोक देते हैं, आगे आप लोग समझिए। सामुदायिक भावना का विकास या प्रोत्साहन। सामुदायिक भावना को प्रोत्साहन। ठीक, इसको मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, लंबी वीडियो होने लगेगी। अब समय प्रोत्साहन हो गया तो इनके खान पान, आपस में खान पान होने लगे, विभाजन हुआ और मुखिया तंत्र। ठीक, तो इसमें नया पॉइंट है मुखिया तंत्र वाला, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुखिया तंत्र का विकास किस काल में होता है? मुखिया तंत्र का विकास, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इम्पोर्टेंट, मुखिया तंत्र का विकास किस काल में होता है? तो ये नवपाषाण काल में मुखिया तंत्र का विकास होता है। अस्थायी निवास से महत्वपूर्ण हो जाता है। सामुदायिक भावना का प्रोत्साहन। ठीक, अब देखते हैं जब कृषि का प्रारंभ हुआ, जैसे रोमला थापर कहती है कि यहाँ पर कृषि का आविष्कार महिलाओं द्वारा किया गया और उस समय महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। तब हम लोग उसके आगे देख लेते हैं। कृषि के विकास के द्वारा,
कृषि के विकास से मतलब जब कृषि का उत्पादन शुरू हो गया तो महिलाओं और बुजुर्गों को काफ़ी आराम मिला, यानी कि राहत मिला। तो अब एक, क्योंकि अब जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता था, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना नहीं पड़ता था। अब अस्थाई निवास हो गया, अस्थाई कृषि हो गई। तब लोग जाते थे, खेतों में काम करते थे और शाम तक अपना घर पर आते, आराम करते थे। इससे क्या हुआ, कृषि के विकास से महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन में राहत। अब इससे क्या हुआ, तो उनको सुकून मिलने लगा। तो इनकी इस वजह से क्या हुआ, इनकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। तो जीवन प्रत्याशा में इनके क्या हो गई, वृद्धि हुई। अगर आप ही को मतलब कि ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, धूप में, जंगल में, पहाड़ पर ज्यादा चलना फिरना न रहे, अगर आप सूखी का अपना 2 टाइम का खाना सुबह शाम आपके घर पर मिल जा रहा, सोने के लिए मिल जा रही जगह, तो ऑटोमेटिक जीवन प्रत्याशा आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मेन पॉइंट ये आ जाता है कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि किस काल में होती है, तो नवपाषाण काल में होती है। और एक देखिए यहाँ के जो मकान थे, मकानों की बनावट कैसी थी, आयताकार एवं गोलाकार। तो मकान कैसे यहाँ पर बनते थे, या तो आयताकार बन जाते थे या तो गोलाकार। और इसमें प्रयोग क्या होता था, लकड़ी का प्रयोग होता था। इसमें प्रयोग क्या होते थे, लकड़ी और कच्ची ईंटों का प्रयोग। और उस पर छप्पर डालने पे खरपत्तों का प्रयोग होता था। कूस हो गया, जैसे नहीं होता कि गांव में लोग कूस काट लेते हैं, सरकंडे काट लेते हैं, तो उस तरह से ऊपर इस पे आयताकार बना के उसके ऊपर झोपड़ी रख के आप लोग निवास करते थे। ये तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब लोग इसका सांस्कृतिक जीवन थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके बाद आप लोगों का यहीं पर आपका चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो आपको बस आपके मैपिंग करवानी बची रहेगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैपिंग करवा दूंगा पूरा। सांस्कृतिक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं है इसमें। वैसे भीमबेटका, चित्रकला का तो मैं बताया था। सांस्कृतिक जीवन जब हम लोग देखेंगे तो किस किस चीज़ों को देखेंगे, याद है आप लोगों को कि सांस्कृतिक जीवन पढ़ेंगे तो हम किन किन एरियाओं को फोकस करेंगे। नंबर 1 कला और दूसरा धर्म। तब कृषि का जब उत्पादन हो गया तो यहाँ पर लोग मतलब कि एक शक्ति के रूप में पूजा करने, उत्पादन शक्ति के रूप में लोग पूजा करने लगे। तो उसमें जैसे देवी की मूर्ति जो मिली है, तो लोग इसी प्रकार देवी की लोग पूजा करते थे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि सांड की मूर्तियां मिली हैं। सांड मतलब कि जैसे लोग कृषि के उत्पादन में इसकी भूमिका थी, तो लोग यहाँ पर एक तो क्या मिली, यहाँ पर सांस्कृतिक जीवन में देखा जाए तो यहाँ से देवी की मूर्ति मिली है। पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, पूरा मैं लिख नहीं रहा, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर तो लिख लीजिएगा, उत्पादन, कृषि का उत्पादन बढ़ा तो लोग उत्पादन शक्ति के रूप में पूजा करने का प्रमाण मिलता है। और उसमें क्या मिलता है, वो किसकी पूजा लोग करते थे, देवी की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई। इससे प्राप्त प्रतीत होता है कि लोग देवी की पूजा करते थे। और सांड की मूर्ति मिली है, सांड की मूर्तियां भी काफी मिली है। इससे पहले लोग सांड की भी मूर्ति करते थे। और इसमें आप लोग समाधान जो हो गया, समाधान में लोग मनुष्य को दफनाते थे, तो उनके साथ, मनुष्य के साथ खाद्य सामग्री, ये तो आप लोग मध्य पाषाण काल से देखते आ रहे हैं। मनुष्य को दफनाने के जो कब्र में मनुष्य और खाद्य सामग्री रख देते थे, जो उनके लोग ऐसा लगता है कि वो आगे के जीवन को लोग मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, तो आगे के जीवन की ओर संकेत करता है। ठीक, अब यहाँ पर देख ले चित्रकला में कौन सा स्थान होता है, भीमबेटका।
भीमबेटका यहाँ से चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, वही गुफा में चित्रों को बनाया गया है। तो आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है ये। अब आप लोगों को देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे चिरांद हो गया, बुर्जहोम हो गया, गुफारकल हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ठीक। तो इन सब जो प्लेस हैं, तो आप लोग भैया तो हम लोग तो यही चीज़ पढ़ते हैं, तो ये तो गुरुजी बतैबा नहीं किए, तो घबराने की बात नहीं है। इन सब चीज़ों को में क्या क्या पाया गया है, गर्तावास जैसे गुफा, सर्वाधिक गर्तावास कहाँ से पाए गए हैं, गुफारकल से जम्मू कश्मीर में, और मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपका बुर्जहोम से मिला है। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, चिरांद से मिला है। कुलडिहावा से चावल, मेहरगढ़ से जौ, गेहूँ, अनाज क्या क्या मिले हैं, तो ये सब मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक रूप से मैप के थ्रू करवा दूंगा। और आप लोगों से और निवेदन है कि आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें मुझे डाटा मिल रहा है कि वैसे 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को जो मैं समझ विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ वो विकसित हो तो ठीक है। इसी के साथ आप लोग बस निवेदन ही कर सकते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।